किसी की शादी नहीं हो रही है तो पहले तो प्लैनेट्स बता दीजिए, कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, कौन कौन से भाव हैं। पहली बात तो जब किसी की मैरिज देखते हैं तो मैरिज के लिए जो प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो है सबसे पहले गुरु यानी बृहस्पति और शुक्र। ये दो ग्रह हैं जो कि मैरिज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल ग्रह हैं। भाव की बात करेंगे तो 7th हाउस, और कुंडली की बात करेंगे तो लगन कुंडली और नवांश कुंडली। ये दोनों कुंडलियां जो है वो बताती हैं आपके मैरिज की एक्चुअल। कोई ऐसा कॉम्बिनेशन जो दिखाता हो कि भाई इसकी लाइफ में तो कभी शादी लिखी ही नहीं है। 3 ऐसे ग्रह हैं जो कि मैरिज के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। सबसे पहले है शनिदेव, दूसरे हैं बुध और तीसरे हैं केतु। शनि संन्यास को दिखाता है, विराग को दिखाता है। जो बुध है वो नपुंसक ग्रह कहा जाता है। केतु है वो भी संन्यास और विराग का ही। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो रजनी। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत सारा धन्यवाद मेरी तरफ से। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है। आप लोगों ने जैसे हर बार हर वीडियो में बहुत सारे कमेंट, बहुत सारी चीजें मुझे जो है सुझाव के रूप में दी और मैंने हमेशा उसको आजमाया है। तो हम लोग जो है एक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चीज ला रहे हैं जो कि शुरू हो चुकी है ऑलमोस्ट, कि हर वीक जो है एक फुल डे वर्कशॉप्स जो है हमारी आएंगी, जिसमें आप 1 डे में बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट यानी कि 10 दिन का जो कंटेंट है वो 1 दिन में सीख सकते हैं। ये एक मेरी बहुत बड़ा जो मन था कि आप लोगों का जिनका बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता जिनके पास सीखने के लिए, वो एक 1 डे वर्कशॉप जो है वो ज्वाइन करके अपने लिए बहुत सारी चीजें जो है वो सीख सकते हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो शुरू हो चुकी है। हर संडे ये रहती है 12 से 4, या फिर जैसे भी थोड़ा वो टाइम जो है हम ऊपर नीचे चेंज करते हैं। दूसरी चीज कि हम लोग एलीट मेंबरशिप जो है नेक्स्ट मंथ ओपन करने जा रहे हैं। जो लोग भी मेरे साथ इंटर्नशिप करना चाहते हैं, ज्योतिष को पर्टिकुलर 0 से हीरो तक सीखना चाहते हैं, अपनी प्रेडिक्शन को बिल्कुल एक्यूरेट करना चाहते हैं, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकंड चीज कि आप लोग जितने लोग भी रिकॉर्डेड कोर्स जो है अब हमारी एप्लीकेशन है वहां से ले पाएंगे, जिसका लिंक भी आपको हमेशा हर वीडियो के नीचे मिलेगा। और इसके अलावा आपके कोई भी सुझाव या आपके जो भी सजेशंस हो वो मुझे जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो मैम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। बिल्कुल बढ़िया मैम। आजकल ना लोगों की बहुत सारी क्वेरीज हैं मैरिज को लेके। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मेरी शादी ही नहीं हो रही है, 40-40 50-50 साल के हो गए हैं और वो आज तक दे आर फाइंडिंग देयर राइट वंस, लेकिन उनको नहीं मिल पाता। और कुछ लोग हैं जिनकी शादी हो भी गई है तो उसमें इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग है, इतने कलेश हैं कि वो लोग, उनकी नौबत वो आ गई है डिवोर्स या सेपरेशन। इनके केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो आज हम इन्हीं को पर्टिकुलरली डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले तो यही जानेंगे कि किसी की शादी नहीं हो रही है तो पहले तो प्लैनेट्स बता दीजिए, कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, कौन कौन से भाव हैं। पहली बात तो जब किसी की मैरिज देखते हैं तो मैरिज के लिए जो प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो है सबसे पहले गुरु यानी बृहस्पति और शुक्र। ये अच्छा। 2 ग्रह हैं जो कि मैरिज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल ग्रह हैं। भाव की बात करेंगे तो 7th हाउस, और कुंडली की बात करेंगे तो लगन कुंडली और नवांश कुंडली। ये दोनों कुंडलियां जो है वो बताती हैं आपके मैरिज की एक्चुअल स्थिति, कि पार्टनर कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, शादी होगी कि नहीं होगी, आप शादी के लिए बने भी हो कि नहीं बने हो। अच्छा, इतना भी है? बिल्कुल। तो मैम जैसे नवांश कुंडली के बारे में हम बहुत सुनते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैरिज के पर्सपेक्टिव से, तो ऐसा क्यों है? जो हमारा लगन कुंडली है ये 30 डिग्री की एक भाव जो है वो गिना जाता है। तो 360 डिग्री के हमारा 12 भाव हो गए, तो 360 डिग्री का एक भ चक्र बोलते हैं जिसको ज़ोडिएक साइकिल हम बोलते हैं, वो बना। लेकिन वो 30 डिग्री में 3 नक्षत्र आते हैं, 2.25 नक्षत्र आ जाते हैं एक राशि में। तो इसका मतलब हम ज़्यादा चीज़ों को, यानी 7वें भाव की बात अगर हम करें शादी के लिए, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हम ले नहीं पाते, वहाँ पे ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं ले पाते लगन कुंडली से। बट एज पर अगर हम नवांश चार्ट जाएंगे तो हम उसको बोलते हैं कि वो लगन कुंडली का फ्रूट है। लगन कुंडली को अगर बनियन ट्री मान ले तो वो समझ लीजिए कि उसका एक माइन्यूट अंदर जाकर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर चीज़ें अगर देखनी है तो आपको नवांश कुंडली बताती है। तो जब नवांश कुंडली जो है वो एक भाव उसका जो है वो लगभग 3.20 डिग्री का हो जाता है। तो सोचिए कहाँ 30 डिग्री, कहाँ 3.20, तो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया, कितना ज़्यादा हम अब इंटरनली जाकर चीज़ों को नाप तोल कर देख सकते हैं। ओके।
तो मैम भाव में क्या और भी प्लैनेट्स ऐसे आते हैं या और भी कोई ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पे मैरिज के सर्टेनिटीज उनकी सिचुएशंस को देखा जाता है? मैरिज के लिए जैसे हम 7th हाउस को बोलते हैं, लेकिन 7th हाउस के साथ साथ हमें अपना लगन भी कंसिडर करना चाहिए। जैसे हम लगन कुंडली का लगन और 7वां भाव ये मैरिज की स्थिति को बताता है कि मैरिज करनी है कि नहीं करनी। ये कौन डिसाइड करता है? आपका लगन डिसाइड करता है। सेम आपको अगर लगन कुंडली बता रही है, आपको वो परमिशन दे रही है कि आप शादी कर सकते हो या शादी आप करना चाहते हो, लेकिन एक्चुअल में आप शादी में खुश रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो नवांश कुंडली का लगन और 7वां घर बताएगा। अच्छा। तो किसी एक भाव से कोई भी जो चक्र है वो नहीं चलता है, उसके साथ बहुत सारे सहयोगी जो भाव है वो भी है। तो 7वें घर को चलाने वाला जो है वो पहला घर है, तो इसलिए शादी होने में इन दोनों घरों की इम्पोर्टेंस देखी जाती है। ओके मैम, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन जो दिखाता हो कि भाई इसकी लाइफ में तो कभी शादी लिखी ही नहीं है, चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले इसकी शादी नहीं होगी? पहली बात तो कि नो मैरिज का कॉम्बिनेशन अगर हम देखते हैं तो उसके लिए जो बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन 2-3 चीज़ें मैं आपको बताती हूँ उसमें से। सबसे पहले आप देखोगे कि 3 ऐसे ग्रह हैं जो कि मैरिज के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। सबसे पहले है शनिदेव, दूसरे हैं बुध और तीसरे हैं केतु। अच्छा, ये तीनों ग्रह, शनि संन्यास को दिखाता है, विराग को दिखाता है, और दूसरा जो बुध है वो नपुंसक ग्रह कहा जाता है। तीसरा जो केतु है वो भी संन्यास और विराग का ही कारक है, और दूसरी चीज मोक्ष का कारक है। जब हम इन तीनों ग्रहों की कहीं पे भी कनेक्शन, जब आप D9 में देख लो या फिर लगन कुंडली में देख लो, अगर इनका कनेक्शन कहीं 7वें घर से आ रहा है, या तो शादी होती नहीं या फिर बहुत ही ज़्यादा लेट होगी, जब उसका टेस्ट ही नहीं रहेगा, जब उसका जैसे कहते हैं ना एक्चुअल जो आपको उसका फ़ायदा आपको मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिलता। इसलिए इन 3 ग्रहों को स्पेशली कहा जाता है कि ये ग्रह जो है वो कहीं ना कहीं अगर अटैच हो जाए, 2-2 की युति में आ जाए, कोई सिंगल प्लैनेट कुछ नहीं करता जब तक उसके साथ सहयोगी, जैसे मैंने बोला पार्टनर मिलना बड़ा जरूरी है, कहते हैं ना एक और एक मिलकर 11 बनते हैं। तो ऐसे ही शनि अकेला होगा तो डिले कराएगा, शनि के साथ केतु आ गया, अब डिले के साथ विराग भी, कितना डिले हो जाएगा कि आप सोचो अब क्या करना, आप छोड़ पड़े। ठीक है, शनि के साथ बुध है। अब बुध को क्या कहते हैं कि ये राजकुमार प्लैनेट है। अब ये राजकुमार प्लैनेट है, जब शनि के साथ, केतु के साथ या बुध खुद अगर यहाँ पे अकेले बैठे हैं तो सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति मानी जाती है कि बुध के ऊपर किसी का एस्पेक्ट ना आए, या बुध के साथ अगर कोई ग्रह नहीं है, तो ये सबसे ज़्यादा बैड कंडीशन मैं मानती हूँ, क्योंकि ये ग्रह वो है जो अपने आप को खुद नहीं चलाता, ये दूसरों के द्वारा चलाता है। तो शनि के साथ विराग के साथ बैठेगा तो नो मैरिज, केतु के साथ बैठेगा नो मैरिज, और ये तीनों ग्रह मिलके हमारी मैरिज के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मैम अगर हम जब किसी के साथ कुंडली मिलान करते हैं तो हम गुणों को देखते हैं, बट कुंडली के बाकी एस्पेक्ट्स को तो नहीं देखा जाता, तो क्या ये सही है? कुंडली के गुण जो देखे जाते हैं उसमें आज की बात करें प्रेजेंट में, तो कुंडली अभी तो वैसे मैच हो ही नहीं सकती जैसे लोग पहले करते थे। ठीक है, और कुंडली तो सबकी मैच होती थी पहले भी, फिर भी क्या प्रॉब्लम्स नहीं आई ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो कर्म सिद्धांत है, जैसे आजकल मैं नक्षत्र पढ़ रही हूँ और पढ़ा भी रही हूँ, हमारा एक बैच चल रहा है, तो उसमें हम लोग नक्षत्र पद से ये ज्ञात कर सकते हैं कि अगर इस इंसान ने पिछले जन्म में ऐसा क्या जो है वो पाप किया है जिसकी वजह से संतान नहीं मिल रही या शादी नहीं हो रही, या उसकी लाइफ में वो एरिया ब्लॉक हो गया है। अच्छा। तो इसलिए आप देखोगे कि जब कुंडली मैच होती है तो वहाँ पे आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो क्या चीज़ ज़रूरी है आज के समय में? 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आज की बात करें, वो है पैसा, और दूसरा फिजिकल लुक बहुत मैटर करती है, फिर तीसरा कंपैटिबिलिटी बहुत मैटर करती है। आज आप किसी को पसंद करो ना करो, तो पुराने समय में जो अष्टकूट मिलान जिसको हम बोलते थे, उसमें से एक पार्ट आता है योनि मिलान का। वो क्या होता है कि दोनों जो हस्बैंड वाइफ है इनकी जो फिजिकल फिटनेस है वो बराबर की होनी चाहिए, कंपैटिबिलिटी बराबर होनी चाहिए। अगर एक की योनि 2 पैरों वाली है तो दूसरे की भी 2 पैरों वाली होनी चाहिए, अगर एक की 4 पैरों वाली है तो दूसरे की भी 4 वाली होनी चाहिए। हम 2 पैर वाले योनि की शादी अगर 4 वालों से चलेगी, शादी नहीं चलेगी। अच्छा। तो हमारे ऋषि मुनि मैरिज का जो मैच करते थे वो बहुत गहराई से इन चीज़ों को देखते थे कि मैरिज के बाद ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है 2 जनों के बीच में, अगर वो कहीं तालमेल अगर ख़राब होता है तो संतान नहीं हो होगी। पाती।
संतान नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा हो सकता है कि जैसे कि एक जना दूसरे के ऊपर ज़्यादा हावी हो जाए, ठीक है। तो उस वजह से कहीं ना कहीं ये अष्टकूट किया जाता था। बट आज के समय में आप सिर्फ योनि मिलान, नक्षत्र मिलान कर लो, इतना ही बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ठीक है, ये 2 चीज़ें भी आपको कहीं ना कहीं सब कुछ चीज़ें जो है आपकी मैरिज को कहीं अच्छा जो है वो निभा जाएंगे। ओके। तो क्या मैम कुंडली से हम ये भी देख सकते हैं कि जो हमारा आने वाला लाइफ पार्टनर है वो कैसा होगा? 100% देख सकते हो आप, उसका रंग, उसकी चाल, उसकी ढाल, उसकी एवरीथिंग, उसके राशि का अक्षर तक भी आप निकाल सकते हो कि वो किस लगन का व्यक्ति होगा, कितनी हाइट का होगा, ठीक है। वो सब कुछ आपके चार्ट में है। जैसे थोड़ा थोड़ा बता देते हैं क्योंकि बहुत लंबा चीज़ हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर 7वें घर को हम अपने लाइफ पार्टनर के बारे में जान रहे हैं, तो 7वां घर जो है वहाँ पे राशि देखिए। पहले तो आपने D1 चार्ट में देखना है, फिर उसके बाद आपने D9 में देखना है। कुछ लोगों का D1 हावी होता है, कुछ लोगों का D9 हावी होता है, ऐसे भी देखा है मैंने। कई लोगों के पार्टनर D1 के 7th हाउस की राशि के अक्षर के होते हैं, कई लोगों के पार्टनर D9 के 7th हाउस की राशि के अक्षर होते हैं। हर राशि के कुछ ज्योति पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट्स हैं। आप अपने 7th हाउस में राशि देखिए, गूगल पे सर्च करिए कि इस राशि के अल्फ़ाबेट्स कौन कौन से हैं। अच्छा, और वही आपका वो पर्सन निकल के आएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ कि वो बंदा किस लगन का होगा वो भी आप देख सकते हो। जैसे 7th हाउस का नक्षत्र लॉर्ड, 7th हाउस का, मैं राशि की बात नहीं कर रही, 7th हाउस का नक्षत्र लॉर्ड, वो आपका देखिए कौन सा ग्रह है, वैसा ही सेम डिट्टो पार्टनर आपका होगा। मान लीजिए कि 7th हाउस का नक्षत्र लॉर्ड राहु है, तो वो इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैनिपुलेटिंग, किसी को भी अपने जाल में फंसा लेना, बातों में फंसा लेना, ठीक है। और किसी भी लोगों की जैसे कहते हैं ना रग रग को पढ़ लेना, ठीक है। और हो सकता है मैरिज जो है वो बाहर हो जाए। यही सेम चीज़ आपने D9 में भी देखनी है कि अगर राहु बैठा है तो सेम ही चीज़ आएगी। तो जब नक्षत्र देखते हैं तो D1 से देखते हैं, और जब हम प्लैनेट देखेंगे तो D9 से देखेंगे। तो 7वां घर ही मेन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सेम राहु की जगह अगर बुध आ गया 7वें घर में, तो बुध क्या होता है, छोटा सा बच्चा होता है, ठीक है। तो जिसे कहते हैं बबली नेचर हो गया। तो जिनके बुध बैठा है तो पार्टनर कैसा होगा, बबली नेचर का। अब डिपेंड करता है कि बुध के साथ और अनदर अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो वो मिक्स एंड मैच हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल किसी के 7th हाउस में सन एंड सैटर्न बैठे हैं, 2 एंटी प्लैनेट बैठे हैं 7th हाउस में, चाहे वो D9 में हो चाहे वो D1 में हो। ये कॉन्ट्राडिक्शन है। आपका पार्टनर और आपके बीच में वैचारिक मतभेद एक्सट्रीम लेवल के होंगे। अच्छा, ईगो क्लैशेस एक्सट्रीम लेवल पे। अगर एक रूठ गया तो दूसरा मनाएगा नहीं कभी, यहाँ तक आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जितने ज़्यादा बेनिफिक प्लैनेट बैठेंगे उतनी आपकी मैरिज जो है वो उसको चलाने में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। गॉड ड्रिवन ही चलती है। जैसे शुक्र बैठ गया, बुध बैठ गया, या गुरु को यहाँ पे बुरा माना जाता है, लेकिन गुरु कभी मैरिज तोड़वाता नहीं है। लाल किताब में ना ये बहुत ज़्यादा फंडामेंटल फेमस किया गया कि 7वें घर में गुरु है तो भाई आपकी मैरिज चलती नहीं है, ऐसा होता है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि क्यों नहीं चलती। वो इसलिए नहीं चलती कि अगर ये व्यक्ति जुपिटर के गुणों को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर लेगा, क्योंकि आपका 7वां घर जो भी ग्रह वहाँ बैठा होता है, आपका पार्टनर उस चीज़ को अडॉप्ट करके बैठा होता है। अब वो एडॉप्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो बाकी सारी चीज़ों को निगलेक्ट कर देता है। जैसे जुपिटर है तो वो हो सकता है दूसरों की चिंताएं करता रहता हो, अपने बड़े बहन भाई, छोटे बहन भाई, उलझा हुआ है, पूरी दुनिया में उलझा है, सिर्फ उसको अगर नहीं पता है तो अपने ही पार्टनर का नहीं पता कि इसके कहाँ दर्द हो रही है, तो वो कहाँ निभने देगा, राइट। 7th हाउस अगर हम काल पुरुष कुंडली में देखें तो शुक्र या 7वां घर ये ट्रेडिंग को दिखाता है, जो डेली नाप तोल के पैसा कमाते हैं हम लोग, है ना, वेइंग मशीन को दिखाता है। तो कहा जाता है कि ये घर, ये भाव तब सही चलेगा अगर आपके अंदर फिल्ट्रेशन है, आपके अंदर इतनी सोच है, समझ है कि अच्छा कौन, बुरा कौन, किसको कितना देना है, किसको कितना लेना है। अगर आपके अंदर ये नाप तोल की पूरी पोजीशन अच्छी है तो वो अच्छा है। अगर 7वां घर मेलेफिक हुआ तो आपके अंदर क्या होगा, फिल्ट्रेशन खत्म हो जाएगी। आप अपनी ज़िंदगी में गलत लोगों को एंटर करा लोगे। जैसे आपके घर में ही मान लो जो हमारा वाटर फिल्टर है, आरओ सिस्टम है, उस आरओ सिस्टम का काम क्या है कि साफ पानी आपको देना,
और दूसरा पानी होगा वो बाहर निकाल देता है, ठीक है। सेम यही सातवें घर का काम है, आपकी ज़िंदगी में फिल्टर करके एक ऐसे पर्टिकुलर व्यक्ति को लाना जो लाइफ टाइम आपको क्या करेगा, नर्चरिंग करेगा, आपकी हेल्प करेगा, आपके साथ देगा दुख और सुख में। लेकिन अगर ये मेलेफिक हुआ तो आप वहाँ पे गंदगी जमा कर लोगे। तो हम अपने मैरिज को जब देखते हैं तो 7th हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे अगर आपको सिर्फ लेना आता है तब भी नहीं शादी चलनी, अगर आपको सिर्फ देना आता है तब भी शादी नहीं चलनी। यहाँ लेना और देना दोनों हाथ बराबर के चाहिए, तब आपकी मैरिज चलेगी। दोनों चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस होनी चाहिए। तो मैम जैसे आजकल का ट्रेंड चल रहा है कि लव मैरिजेस करते हैं लोग, तो जो इंसान इतने सालों से आपको दुनिया से सबसे ज़्यादा प्यारा इंसान लग रहा था, शादी के कुछ टाइम बाद वही पूरी मूवी का विलन उसको ही बना देते हैं, और उसके कारण सेपरेशन, डाइवोर्सेस के केसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज कि दोनों भाव अलग है। जो शादी से पहले जो आपके प्रेम विवाह, जिसको हम प्रेम बोलते हैं, जिसको हम लव अट्रैक्शन हाउस बोलते हैं, अट्रैक्शन हाउस जो है वो 5वां घर होता है। शादी जिसमें कि देन लेन होता है, देन लेन होता है ना, लड़के वाले लड़की को कुछ देते हैं, लड़की वाले लड़के को कुछ देते हैं, देन लेन होता है सारा। लेकिन 5वां घर जो होता है यहाँ देन लेन नहीं होता। यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो किसी मटेरियल की नहीं हो रही है, यहाँ पे मटेरियल नहीं, यहाँ पे फीलिंग्स की ट्रांजैक्शन हो रही है। जब आप किसी से रिलेशन बनाते हो, जैसे आप छोटी एज में देखोगे कि कॉलेज में, स्कूल में, हमारे किसी के भी अगर होता है कोई रिलेशन बनता है, वो जो भाव है उस समय तक आपकी कॉन्शियसनेस नहीं जागी होती, आपके अंदर भी कोई वो विचार नहीं होता कि मेरा फ्यूचर क्या है, इस बंदे को कितना कमाना चाहिए, इस बंदे को क्या चाहिए, इस बंदे से कुछ नहीं। उस समय आप एक सपनों की दुनिया में होते। बिल्कुल सही। तो 5वां घर सपने हैं और 7वां घर जो है उन सपनों की हकीकत है। तो जब इंसान का सपना टूटेगा तो नेचुरल है कि उसको बुरा तो लगेगा, है ना। बिल्कुल। जो आप देख रहे हो अपनी मैरिज से पहले, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप ब्लाइंडली देख ही नहीं पाते। पार्टनर्स एक दूसरे से इतने स्वीट होते हैं कि भाई जो तुम कहोगी शादी के बाद वही होगा, और शादी के बाद का तो मैटर ही नहीं है, मतलब मैरिज से पहले ही आप इतने ब्लाइंड हो चुके होते हो कि आपको चारों तरफ अपनी बाउंड्री ऐसी क्रिएट कर लेते हो कि आपको वो पर्सन के अलावा कोई और पर्सन दिखेगा नहीं। जो भी आपको उसके बारे में कोई राय देना चाहेगा कि भाई ये बंदा जो है ऐसे नहीं ऐसे, आप इससे, तो आप शायद कभी सुनोगे नहीं। तो यहाँ पे बात ये होती है कि अगर आप वही बंदा जो आपको, वही पर्सन आपको मैरिज से पहले जान से प्यारा था, अब वही पर्सन आपको शादी के बाद आपने उसकी जान लेनी है, अब उल्टा हो रहा है, या वो आपकी ले रहा है, जान के दुश्मन बन जान के दुश्मन बन रहे हो। उसका रीज़न यही है कि जो 5वां घर है वो सपनों की दुनिया है, वो सपने सच होंगे या नहीं होंगे, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपने चॉइस क्या करी है। सही बात है। आपकी मैनिफेस्टेशन क्या है, सिर्फ भ्रम में ही जी रहे हो या फिर आपने एक्चुअल में प्रैक्टिकली उस पार्टनर के बारे में कुछ सोचा है कि हम किसी रिलेशन को लॉन्ग टर्म पर लेकर जा रहे हैं, तो उसके लिए कुछ आपके पास सॉलिड रीज़न होने चाहिए। आप किसी से प्यार या मोहब्बत ये सोच कर नहीं करते हो। हम कहते हैं प्यार अंधा होता है जी, प्यार अंधा होता है, कुछ नहीं दिखता, अमीर है कि गरीब है कि न जात दिखती है ना पात दिखती है, प्यार अंधा है। वो वाकई अंधा है, बिकॉज 5वां घर अंधा करता है इंसान को। उसको क्यों ब्लाइंड फेथ होता है? बिकॉज उसके अंदर वो प्रैक्टिकलिज्म अभी आई नहीं होती। लेकिन 7वां घर वो प्रैक्टिकलिज्म आपको सारी देता है, आपको क्लैरिटी करके देता है। मैंने क्या बोला? शुक्र और 7 नंबर राशि फिल्टर करती है आपको। अब प्लस और माइनस शादी के बाद समझ आना शुरू होता है कि मेरी सिस्टर के पास तो इतना पैसा है, मेरी सिस्टर के हस्बैंड तो इतना कमाते हैं, मैंने जो पार्टनर चूज किया उसमें ये कमियां हैं। आपका कंपैरिजन उस दिन शुरू होता है जिस दिन आपकी मैरिज होती है। इवन मैंने यहाँ तक देखा है ज्योति कि 15-15, 20-20 साल पुराने रिलेशंस हैं लोगों के, और वो बचपन से एक दूसरे को चाहते आ रहे, जैसे ही मैरिज की बातें होनी शुरू हुई कि भाई अब फिक्स करते हैं, अब इसको फाइनलाइज उस पर लेकर जाते हैं स्टेज पर और इसको हम अब शादी में कन्वर्ट करते हैं, उसी दिन से प्रॉब्लम शुरू, उसी दिन से झगड़े शुरू, उसी दिन से प्रॉब्लम शुरू। क्यों? आपकी आज़ादी को अब बांधा जाएगा, गठबंधन हो गया ना। अब हो सकता है वो पार्टनर ऐसे ही खुश था आपके साथ, अब वो बंध के नहीं रहना चाहता वो आपके साथ, तो वो जब बंधेगा, अब हम किसी अगर पर्सन की बात करें, मान लो कि आप इन जनरल किसी लड़के लड़की की बात करते हैं, शादी से पहले वो जान रहे एक दूसरे के बारे में, बहुत अच्छा जानते पहचानते हैं,
बट आप फिर भी 24 आवर्स तो नहीं उसके साथ रह के आप उसकी एक एक चीज नाप तोल रहे, नहीं नापते। 2-4 घंटे, 4 5 घंटे, घंटे, 6 घंटे, चलो 10 घंटे लगा लो, 24 घंटे का नहीं पता आपको। जी। लेकिन जब मैरिज होगी 24 घंटे रहोगे साथ। वो जो 12 घंटे का हिडन कोड था ना, वो आपको दिखेगा वहां पे, तब आपको पता चलेगा ये तो गीला तौलिया ही फेंकता है बेड पे। जो आपकी पेशेंस से सब कुछ उल्टी चीजें थी वो 12 घंटे में घटित होती थी, जो आपने कभी देखी ही नहीं, जो चीजें आपके लिए बड़ी मैटर करती थी। अब मैरिज से पहले वो चीजें हो सकता है कि वो बंदा मजबूरी से या आपके साथ रिलेशन बनाने के लिए या आपके साथ निभाने के लिए कोशिश कर रहा है, गिफ्ट भी दे रहा है, एवरीथिंग आपको दे रहा है कि टिका रहे हमारा रिलेशन, चलो कोई बात नहीं, एक फूल दे दिया, बुके दे दिया, दिस दे दिया, वो दे दिया, ठीक है। मैरिज के बाद ना टेकिंग फॉर गारंटी, अब दिया तो दिया, नहीं तो ना से, ठीक है ना। ऐसे लोग, अब आप सोच के देखो, आप शायद अपने आप से भी रिलेट कर रहे होंगे जी, कि वही चीज मैरिज के बाद इम्पोर्टेंस क्यों खत्म हो गई। बट आपने तो उस बंदे से शादी ये सोच के की थी ना कि ये तो मेरी पल पल की चीजों का ध्यान रखेगा, ये तो मेरे साथ हमेशा ऐसे ही चलेगा। अब उसी बंदे की स्टेटमेंट होती है, चल छोड़ ना, अब होना तो हो गया, अब क्या बार बार तुम्हें बुके ही देते रहे क्या, अब हो गया। तो आप वहाँ पे गारंटी हो जाती, जब किसी चीज़ की गारंटी हो गई, जब आपके पार्टनर को पता चल गया अब तो नहीं जाती ये कहीं, ठीक है, अब तो कहीं नहीं जाती, अब बंद गए, अब तो ऐसे ही चलेगा, तो आप क्या करते हो, फिर आपको खींचातानी वहाँ पे शुरू होती है। मेरा हमेशा मानना है लव मैरिज करिए, जितनी आप अपनी पसंद से करिए, कोई इशू नहीं है। जानकारी होना बड़ा ज़रूरी है आपके पार्टनर के बारे में, आपने पूरी ज़िंदगी निकालनी है उसके साथ। हमारा समय और था कि हमने पेरेंट्स के साथ और हमारे पेरेंट्स ने जो हमारे लिए किया उससे बेटर कुछ था ही नहीं, जो मैं मानती हूँ, जो उन्होंने हमारे लिए सिलेक्ट किया। आज की जनरेशन वैसी नहीं है, हमसे सलाह ही ले ले इतनी बहुत है, सिलेक्ट करके सलाह ही ले ले, नहीं तो सीधा आशीर्वाद भी शायद नहीं दिलवाएंगे आज आने वाले समय में, ठीक है। जब भी 5th और 7th हाउस में मेलेफिक है, 5th और 7th हाउस में, स्पेशली अगर आप लव मैरिज करने जा रहे हो, अपनी चॉइस का करने जा रहे हो, आपकी चॉइस तभी सही होगी अगर 5वां घर अच्छा है, वो आपका पूर्व पुण्य का है, आपका लविंग पार्टनर, वो तभी अच्छा लवर मिलेगा आपको अगर पूर्व में कुछ अच्छा किया, नहीं तो ऐसा डिच करेगा वो कि आपको समझ में नहीं आएगी ये चोट लगी कहाँ से मेरे को, अंडरस्टैंड। तो लव मैरिज इसीलिए टूटने की वजह है कि वहाँ सपने हैं, यहाँ रियलिटी, तो रियलिटी जो है वो बहुत कम लोगों को पसंद आती है। बिल्कुल, वो बहुत कड़वी होती है, वो बहुत कड़वी होती है जी। तो ये तो बात हमने कर ली लव मैरिज की, अब बात करते हैं अरेंज मैरिज की। सब कुछ देखा भाला, सब जांच पड़ताल करके पेरेंट्स एक की शादी कर, कुंडली भी मिलाई है, गुण भी मिल गए, और लोगों ने बोला कि सास के लिए ससुर के लिए बहुत अच्छी है, हाँ, परिवार के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। ये पार्टनर अगर तुम्हारी लाइफ में आएगा, तुम्हारी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की ही तरक्की है। लेकिन फिर भी कुछ सालों में दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए दिखते हैं, सेपरेशंस हो जाते, कोर्ट तक पहुंच जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर इतने ब्लेम्स लग रखे होते हैं। तो ये ऐसी सिचुएशन, जो कहता है पंडित जी जब शादी करवाने के लिए बात आती है, तो कि ये आपकी लाइफ में अन्नपूर्णा है, लक्ष्मी है, और वही फिर उसे माँ काली भी दिखती है। रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं सब चीज़ें जैसे कहते हैं कि देश काल पात्र के अनुसार है। जी, पहले कुंडली मिलान होता था तो सारी सिलेक्शन जो है वो पेरेंट्स के द्वारा ही होती थी, तो लड़कियों को ये कह के ही विदा किया जाता था कि भाई अब तुम जियो चाहे मरो, तुम उस घर में ही रहोगे, सही बात, ठीक है। ये 70s तक की जितनी मदर्स हैं वो मेरे साथ एग्री होंगी कि उनको यही शिक्षा दी गई है कि अच्छा हो बुरा होगा तुमने अपने घर को बसाना है, वहीं पर रहो, हंस के आना, रो के मत आना, हंस के आना, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज अरेंज मैरिजेस भी उसी कगार पे खड़ी हैं जिस कगार पे लव मैरिजेस खड़ी हैं। आज कोई डिफरेंस नहीं है, आज पेरेंट ढूंढ ले चाहे खुद ढूंढ लो, मैरिज में दिक्कत आनी ही आनी है। उसकी वजह सबसे बड़ी मैंने जो देखी है कि अरेंज मैरिजेस में भी जो पेरेंट्स हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं इतने सालों में अपने बच्चों के बारे में नहीं समझ पाए कि वो उनकी डिमांड क्या है, क्या वो शादी वाला प्रोडक्ट है अभी आपका बच्चा। पता होता है पेरेंट्स को कि नहीं पता होता? एग्जैक्टली पता होता। आपका बच्चा आलसी है, आपका बच्चा काम नहीं करता, आपका बच्चा आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहा, आप उसकी मैरिज करा रहे हो, आप उसके लिए बहुत अच्छे घर की लड़की ढूंढना चाहते हो, सर्वगुण संपन्न हो। अब वो जब लड़की आती है सर्वगुण संपन्न, तो जब वो कमियां देखेगी उसमें, जो उसको दिखाया गया सपना, वो तो रियलिटी में नहीं होता। आप अपनी लाइफ में, अपने बच्चों की लाइफ में सबसे बड़ी उनकी मैरिजेस
खराब करने के सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल आप ही बन जाते हो। एक लड़की जो ससुराल में ये सोच के आती है कि अब वो मेरा घर होगा, अब वहां पे मेरा राज चलेगा, मैं वहां पे अपने माँ बाप की तरह उनके साथ रहूंगी। आप मुझे ये बताओ, मेरी भी मैरिज हुई, आपकी भी मैरिज हुई, आप अपने घर से क्या प्लान करके आए थे? कि एक नई फैमिली है, सब नहीं, कुछ कोई नया प्लान होगा। लेके आए थे आप? नहीं। नो, दिमाग में क्या था कि जैसे भी लोग होंगे वैसे एडजस्ट हो जाएंगे हम, ठीक है। यही ये एडजस्टमेंट सिखाई। हैप्पी फैमिली। अब एक लड़की जब शादी होके आ रही है तो वो कोई भी प्लान नहीं लेकर आ रही। जो प्लानिंग लेकर आ रही है वो डिफरेंट टाइप के चीजें, कि वो मैरिज से पहले उनका कुछ और सीन है, जैसे कि आजकल आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे कि शादी तय होते ही आपने उस लड़के के साथ कुछ मिसबिहेव कर दिया या छोड़ दिया या उसको नुकसान पहुंचा दिया, जैसे भी आप लगा लो। अब आप यहाँ पे ये समझो कि पेरेंट्स को क्या पता नहीं होता, सब पता होता है। मैं नहीं मान सकती कि आपके बच्चे में कमियां हैं और आपको नहीं पता। मेरे बच्चों के बारे में, कोई 25 साल का है, कोई 20 साल का है, मैंने एक एक दिन उसको पाला है। अरेंज मैरिजेस भी क्यों टूट रही हैं भाई? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका फर्ज बनता है कि जो सामने वाली लड़की आ रही है या लड़का आ रहा है, उसको बैठकर आप अपने बच्चे की तारीफें जो बुन रहे हो, साथ साथ उसकी कमियां भी उसको गिना दो, ताकि एक रियलिटी उसके सामने खोल के रखो कि बेटा आपके सामने ये चीज़ है और ये मिलेगा, इसमें ये कमी है। जैसे मैं हमेशा मजाक करती हूँ कि भाई मेरे घर में जो लड़की आएगी, मैं तो सबसे पहले कमियां ही बताऊंगी कि ये है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप एडजस्ट कर लोगे, लेकिन ये गुण भी है, ये प्लस है और ये माइनस है। लेकिन अरेंज मैरिजेस में जो बिचौले होते थे, तो कहते हैं बिचौले का मतलब होता है बीच में ओला, यानी कि बीच में कुछ चीज़ें छुपा लेनी। आज के समय में ऐसा नहीं है। आजकल बिचौले क्या करते हैं, दोनों पार्टियों को मिलाते हैं और खुद निकल जाते हैं, कहते हैं जी खुद ही कर लो बात जो करनी है, अब हमारा खेल खत्म। अब इसी वजह से लफड़े ज़्यादा हैं। अब आप पेरेंट्स को पता है कि मैं कोई ऐसी बात अगर करूँगा या अपने बच्चे के बारे में या करेंगे तो ये रिश्ता नहीं होगा, तो वो क्या करते हैं, खुद ही छुपा लेते हैं वो चीज़ें, और वो फिर बाद में जब खुलती हैं तो मैरिज टूटने के कहीं वजह बनते हैं। झूठ सबसे बड़ी वजह है अरेंज मैरिजेस में ख़राब होने की। किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं है, झूठ बोल दिया कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। आपका बच्चा 10,000 कमाता है, आपने वहाँ 40,000, झूठ। तो अरेंज मैरिजेस टूटने का सबसे बड़ा रीज़न मैंने देखा है झूठ। एक्सपेक्टेशन, टेकिंग फॉर गारंटेड, यहाँ भी कि हमारे घर में जो बच्चा आ रहा है वो अब हमारा गुलाम है, वो हम जैसे चाहेंगे वैसा करेंगे। उस समय पेरेंट्स ये चीज़ क्यों भूल जाते हैं कि हम भी कभी आए थे। ये ज्योति आप देखना, आपको जो मिला है ना ससुराल से, आप वही चीज़ प्रोड्यूस करोगे अपने आगे। अगर आपकी सास ने आपको फ्रीडम नहीं दी तो आपके अंदर भी ये माइंडसेट बन जाएगा अगले 25 साल में कि मैं तो सारी उम्र टाइट 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 रही, तो मैं इसको कैसे जीने दूँ इतनी आसानी से। लेकिन वो लोग भी हैं जो समय के साथ जिन्होंने अपने आप को बदला, जो और कहते हैं कि हम तो जैसे मर्जी जी लिए, लेकिन हमारे आगे आने वाले बच्चे वो खुश रहे, वो बिल्कुल करें। अब बच्चों की खुशी के लिए जिन खुद को फ्लेक्सिबल कर दिया, मोल्ड कर दिया, तो अरेंज मैरिजेस निभेंगी, 100% निभेगी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं अरेंज मैरिजेस भी टूटती हैं, जहाँ पे पेरेंट्स की इंटरफेरेंस या पेरेंट्स का झूठ बोलना, पेरेंट्स का गलत इन्फॉर्मेशन देना सामने वाले को, वो कहीं ना कहीं मैरिजेस खराब करने के रीज़न बनते हैं। तो मैम जैसे आजकल होता है कि लोग बोलते हैं कि इस रिश्तेदार ने इसको पढ़ा दिया, सिखा दिया, या इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गया, इस वजह से रिश्ते टूट जाते हैं। तो क्या कुंडली से हमें ये भी दिख सकता है या ये भी हम पता कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा रिलेटिव है, कौन सा ऐसा रिश्ता है जो हमारी मैरिज में ही बाधा बनेगा? 100% आपकी कुंडली ये शो कर सकती है। पहली बात कि आपको एक सिंपल सा काम करना है। अभी सब लोग अपने अपने कुंडली को चेक कर लेंगे जी कि आपके 7th हाउस, वहाँ पे कौन से हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है। मान लीजिए कि आपके 7th हाउस में 10th का लॉर्ड बैठा हुआ है, ठीक है, या आपके 7th हाउस का लॉर्ड जाके 10th हाउस में बैठ गया। 10th हाउस जो होता है ना, वो आपकी सास का होता है, आपकी मदर इन लॉ का। अच्छा। तो जब भी 7 और 10 का कनेक्शन बनेगा तो हमेशा लड़की या लड़के की मदर की इन्फ्लुएंस आएगा बीच में। उनकी इंटरफेरेंस से कहीं पंगा जो है वो हो सकता है। ओके। कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात जो आपकी मैरिज को डिस्टर्ब कर सकती है। हर एक भाव का लॉर्ड कुछ अपनी इंटरफेरेंस उस भाव में ला कर देगा। जैसे मैं अपने घर से उठ के आपके घर में आई, तो मेरा कुछ तो असर आपके ऊपर आएगा ना। मैं कुछ तो आपको मोल्ड करने की कोशिश करूंगी, कुछ तो आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो जहां पे आप देखोगे कि 6, 8 और 12 हाउसेस के लॉर्ड जब 7th हाउस में बैठ जाएंगे, तो आपके नानके, आपके ससुराल और
आपके जीवन में जितने भी आपके जो बाहरी लोग, अनजान लोग, जिनके इन्फ्लुएंस में आके आप अपनी मैरिज को कहीं डिस्टर्ब करोगे। अच्छा, आप किस लिए मैरिज करना चाह रहे हो, ये 7वां घर ही बताता है। किस लिए करना चाहते हो? आप अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहते हो, नेचुरल है ना। अपने जीवन में सुख लाना चाहते हो, अपने जीवन को पूर्ण करना चाहते हो, क्योंकि ये घर आपको पूरा करता है। आपका लगन आधा है और आप जब शादी करते हो तो वो पूरा होता है। तो आपके 7th हाउस में जिस भी घर का लॉर्ड आके बैठेगा उसकी इंटरफेरेंस आएगी आएगी। ओके, जैसे मान लीजिए 9th का लॉर्ड, आपकी कुंडली का 9th का लॉर्ड आपके बैठ गया 7th हाउस में आके, या आपके 7th हाउस का कनेक्शन 9th हाउस से हो गया, तो आपके फादर, उनके साथ कोई ना कोई अच्छा या बुरा लिंक रहेगा। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि प्लैनेट कौन सा है, मेलेफिक है या गुड प्लैनेट है, वो डिपेंड करता है। अच्छा भी रिश्ता हो सकता है बहुत, और बुरा भी हो सकता है। आपके ज़्यादातर मैरिजेस जो टूटती हैं वो 2 वजह से टूटती हैं। या तो आपके 2nd हाउस में आपके कुटुंब का इंटरफेरेंस होता है, या आपके 8th हाउस आपके ससुराल की इंटरफेरेंस। इन 2 घरों के लॉर्ड अगर आपके 7th हाउस से कनेक्ट होंगे, इनकी इंटरफेरेंस सबसे ज़्यादा मिलेगी आपको। अच्छा, प्लैनेट के तौर पर देखेंगे तो शनि है, तो शनि दिखाता है आपके चाचा ताऊ, या फिर आपके कोई नौकर चाकर, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि लोअर क्लास का हो, जो कि आपके करियर को डिनोट करता है शनि, तो कहीं उसकी वजह से मैरिज डिस्टर्ब हो सकती है। प्लैनेट को भी आप देख सकते हो। मंगल है तो गुस्से की वजह से, सूर्य है तो ईगो की वजह से, चंद्रमा है तो इमोशंस की वजह से, कि आप ज़्यादा ही सिंपैथी अटेन करना चाहते हो उससे, राइट। फिर उसके बाद बुध है तो हो सकता है कि बचपने की वजह से, कि हर वक्त बचपना ही है, इसके अंदर कभी मैच्योरिटी नहीं आती। गुरु है तो आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो गिविंग नेचर है, जो आपका भलाई का नेचर है, वो भी आपकी मैरिज कहीं ख़राब करने की वजह बनता है। कि आप करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो, आपको रिवॉर्ड कुछ नहीं मिल रहा सामने से, राइट। शुक्र है तो वो एक बेनिफिशियल माना जाता है, लेकिन शुक्र आपको फिर ज़्यादा मटीरियलिस्टिक बना देता है, लेकिन शुक्र को अच्छा माना जाता है। राहु और केतु ये भी कहीं ना कहीं मैरिज को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो यहाँ अब सारे लोग कहेंगे कि सारे ग्रह अगर खराब कर रहे हैं तो ठीक कौन कर रहा है? जी बिल्कुल। पहली बात कि 7वां घर ये है वेइंग मशीन। तो जो तराजू होता है, तोलने के लिए क्या चीज़ यूज़ की जाती है? एक जगह वेट और एक जगह जो वो वेट जो है वो किस चीज़ का होता है? वो बाट जो होते हैं वो किस चीज़ के होते हैं? वो बाट जो होते हैं वो लोहे के होते हैं, हैवी होते हैं जी। इसीलिए शनि को शुक्र की तुला राशि में 7वें घर में उच्च का माना जाता है। अच्छा, इसलिए कहा जाता है कि शनि अगर 7वें घर में है तो लाइफ पार्टनर आपका या आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हो। तो मैं कहती हूँ हमेशा सेवा में हाजिर रहने वाले जो पार्टनर होते हैं वो यही होते हैं, कि कुछ भी करना हो तो ये आपको सेवा में सब में हमेशा खड़े ही हैं। आपके 7वें घर में जितना छोटे प्लैनेट होंगे उतनी आपकी जो मैरिज होगी वो खुशियों भरी होती है। मेरा ये मानना है कि इसीलिए बेनिफिक प्लैनेट्स में बुध शुक्र को लिया जाता है। जब भी बुध और शुक्र होते हैं शादी बहुत अच्छी ही निपटी है। अच्छा, बस शर्त यह है कि कहीं कोई मेलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट ना आए, नहीं तो मैरिज बहुत अच्छी निपटी है। तो कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनके साथ ये 7वां घर बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे कुछ ग्रह बिल्कुल भी अच्छे रोल प्ले नहीं करते, जैसे कि मंगल हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया। तो ठीक मैम है, राहु केतु को ना हम लोग पास्ट लाइफ से भी जोड़ते हैं कि अगर 7th हाउस में राहु केतु हो तो पास्ट लाइफ का कनेक्शन दिखता है पार्टनर का, तो क्या ये सही है? बिल्कुल। D9 चार्ट में एक बार कंफर्म करिए, अगर आपके D9 चार्ट में 7वें घर में केतु है तो लगन में राहु आएगा। अगर 7वें घर में राहु है तो लगन में केतु आएगा। एक ही बात है, ये 1-7 एक्सिस पे ही काम करते हैं। ये तो पक्की बात है कि आपका जो पार्टनर है उसका कोई गहरा नाता है आपका, वो या तो आपको एक्सट्रीम लेवल की पेन देकर जाएगा या एक्सट्रीम लेवल का सुख देकर जाएगा, बीच का कुछ नहीं होगा। अच्छा, अगर वहाँ पे पीड़ा है आपको तो वो आप ना तो उसको छोड़ पाओगे और ना ही आप उसको झेल पाओगे। वहाँ पे एक ऐसी तकलीफ है, ऐसी परेशानी है जो आप किसी को बता भी नहीं पाओगे कभी। इसीलिए कहा जाता है कि राहु केतु के एक्सिस में अगर आपका D9 का लगन और 7वां घर आया तो या तो ये शादी करते नहीं या शादी में टिकते नहीं। तो दोनों में इनको तकलीफ पीड़ा इतनी झेलनी पड़ती है कि ये वहाँ से मूव ऑन हो जाते हैं। ठीक है मैम। तो ये तो बात कर ली हमने प्लैनेट्स की। अब बात करें अगर राशि की, तो कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके इन्फ्लुएंस से एक मैरिज में ट्रबल फेस करने को दिख सकता है? बिल्कुल सही है। कुछ राशियां हैं जिनके लिए ये घर जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा स्ट्रांगली काम करता है। जैसे स्पेशली अगर हम बात करें
3 नंबर की राशि, फिर उसके बाद 6 नंबर की राशि, 9 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि। ये राशियां ना वो हैं जो आपके 7वें घर में अगर है तो ये ड्यूअलिटी को दिखाती हैं, यानी कि हो सकता है आपके 1-2 रिश्ते पहले टूट जाए फिर हो, ऐसे होता है ना कि एंगेजमेंट्स टूट गई फिर उसके बाद। यहाँ ड्यूअल नेचर की राशियां हैं, तो वो अपने आप में ही एक ऐसी महारत लेकर बैठे हैं कि शादी में सीसॉ का झूला है। अच्छा। चलाए ना चलाए, आप कभी पक्के नहीं होते वहाँ पे, आपको पूरी उम्र ये कन्फ्यूजन रहती है। पहले तो शादी करने में कन्फ्यूजन रहती है, करें कि ना करें। दूसरा, बुध के जो लगन है या बुध का 7वें घर में होना अपने आप में वो स्थिति है कि जब तक तुम्हें कोई प्रेशर देके शादी नहीं कराएगा तब तक नहीं करने वाले तुम। ठीक है। जब हम 4 नंबर की राशि की बात करते हैं तो अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताती हूँ कि आपका पार्टनर का नेचर कैसा रहता है, वो भी हम अपनी कुंडली से देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 नंबर की राशि है तो उसके 7वें घर में 7 नंबर की राशि, तो आप क्या हो, आप बहुत एनर्जेटिक हो, पार्टनर बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड होगा। अच्छा। ठीक है। भगवान ने जो आपकी जोड़ी बनाई है ना, राशियों से भी देखोगे तो बड़ी सोच समझ के बनाई है, बड़ी उसको पता है कि किसको किसके जैसा बंदा देना चाहिए। तो 2 नंबर की राशि आपके लगन में है टॉरस, उसके 7वें घर में 8 नंबर की, वेरी सीक्रेटिव पर्सन एंड पेन का साइन है, हिडन साइन है, सीक्रेटिव साइन है। तो वृषभ राशि वालों का पार्टनर क्या रहेगा, सीक्रेटिव रहेगा, सीक्रेटिव नेचर का रहेगा। 3 नंबर की राशि मिथुन राशि, उनके 7वें घर में कौन रहेगा, गुरु रहेगा। 9 नंबर टीचर, तो इनका पार्टनर कैसा रहेगा, लेसन पढ़ाने वाला रहेगा, हमेशा डंडा लेके इनके पीछे कि यहाँ माथा टेको, वहाँ माथा टेको, यहाँ चलो, वहाँ चलो, ये उनका नेचर रहेगा। आप सोच के देखिए, 3 नंबर बुध बच्चा और सामने कौन बैठा है, टीचर। तो कैसे लाइफ कैसे चलती है ये हमारे की तरह, कैसे स्कूल की तरह, राइट, स्कूल की तरह, स्कूल मतलब स्टूडेंट और टीचर का एक वो हो गया कॉम्बिनेशन। 4 नंबर की राशि जो चंद्रमा की है, उसके ऑपोजिट शनि की राशि। चंद्रमा क्या है, 4 नंबर, वेरी कंफर्टेबल, क्वीन लाइफ जिंदगी, सामने पार्टनर इसकी क्वीन लाइफ जिंदगी के लिए काम कर रहा है। इसको चाहिए कि मेरा पार्टनर, मैं कहूँ दिन है तो दिन है, रात है तो रात। तो इन लोगों को क्या चाहिए, मेहनत करेंगे, कंफर्ट के लिए काम करेंगे। इसको पार्टनर क्या चाहिए, हार्ड वर्कर चाहिए। 5 नंबर की राशि ऑपोजिट में आएगी राहु और शनि का साइन। इनको 11 नंबर का साइन बड़े भाई बहन का होता है, नेटवर्क का होता है। इनकी लाइफ में सबसे बड़ा नेटवर्क खुलेगा जब इनकी वाइफ आएगी। इनका अपना कोई नेटवर्क नहीं है, ये खुद नहीं मिलेंगे, इनकी पत्नी ला के इनको लोग ला के देगी, इससे बात कर लो, इससे बात कर लो, इससे बात। तो जिस दिन से कहते हैं 11 नंबर का साइन विश फुलफिलमेंट का है, तो लियो वालों की जो वाइफ होगी या उनके हस्बैंड होंगे वो उनकी लाइफ में बड़े बहन भाइयों की तरह आपको गाइड करते हुए मिलेंगे कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसे करो, ये वैसे करो। तो आपकी लाइफ में उस दिन से आपकी हर इच्छा पूरी होगी जिस दिन आपका पार्टनर आएगा आपकी लाइफ में। उसके बाद आता है 6 नंबर की राशि। 6 नंबर में ऑपोजिट आएगा 12 नंबर की राशि। 6 नंबर होता है एनालिटिक का, ठीक है, बुध का, और हर चीज़ में बारीकी से देखना कि इसमें कितने पत्ते हैं, इस पत्ते के अंदर क्या है, बाल की खाल निकालने वाले 6 नंबर की राशि। ठीक, उसके ऑपोजिट बैठा 12 नंबर की राशि, टोटल संत, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे को क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा, मैंने क्या पहना है, मैंने क्या नहीं पहना है, वो हर किसी को 6 वाला लगन वाला क्या समझाता फिरेगा, ये मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, दिस एंड दैट, गलतियाँ समझाता रहेगा पूरी ज़िंदगी। और सामने वाला बंदा जो है ना वो अपने अंदर समाहित करता रहेगा। तो आप सोच के देखिए कि आपका पार्टनर किस नेचर का है। जितने भी लोग 7th हाउस में वाटरी साइन लेकर बैठे हैं, उनका पार्टनर, उनके बारे में आप कोई भी अगर जानकारी प्राप्त करना चाहते हो वो नहीं कर पाओगे पूरी लाइफ। वो बहुत सीक्रेटिव नेचर के होते हैं 4, 8, 12 वाले। तो मैम जाते जाते एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि दूसरा बेबी होने के बाद लोगों की लाइफ में सेपरेशन, डिवोर्स और बहुत सारे मनमुटाव आ जाते हैं, तो ऐसा क्यों है? बिकॉज जो सेकंड चाइल्ड होता है ज्योति, वो हमारा 7वें घर से ही जुड़ा हुआ है। अच्छा। कई बार ऐसा होता है कि 5वें घर में अफ्लिक्शन है तो फर्स्ट चाइल्ड के बाद मैरिजेस के जो फ्रूट्स है वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। कई बार 7वां घर अफ्लिक्शन में होता है तो सेकंड बेबी हुआ, उसके बाद मैरिज में जो पंगे है वो शुरू हुए। तो ऐसा नहीं है तो क्या हम बच्चा नहीं चाहेंगे या बच्चा नहीं होना चाहिए सेकंड, ऐसा है नहीं।
आपका ये कार्मिक है, आपके चार्ट का ये प्रॉमिस है कि वो बच्चा हुआ नहीं तो आपका सेपरेशन हुआ नहीं। बहुत बार होता है ना कि पहले बच्चे तक ठीक था, दूसरे पे सहना बंद कर दिया एकदम, अब नहीं। ये इसी वजह से है कहीं ना कहीं कि 7वां घर शादी चलाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हाउस है, शादी टिकाने के लिए। तो अगर उसमें जब भी आपका सेकंड बेबी आप ट्राई करोगे तो उसके बाद आपके अपने रिलेशंस में कहीं पंगा होना शुरू हो जाता है, आपके मन मुटाव शुरू हो जाते हैं। तो पहले आप 7वें घर की रेमेडी करिए, समझिए कि ये 7वां घर आपकी, जैसे कहते हैं ना कि बैलेंस को ख़राब कर देता है। कई बार आपने देखा ना कि बच्चे हो रहे हैं तो उसी बीच में जब आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है या आपका पार्टनर को आपकी ज़रूरत है, उस समय के बीच में उनके एक्स्ट्रा मैरिटल शुरू हो जाता है। वो टाइम पीरियड जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है जब आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, और उस समय पर आप वही चीज़ कहीं और ढूंढने के लिए निकलते हो जी। ये वजह बनती है कहीं ना कहीं। ये जो हमारा हाउस है ये बैलेंसिंग हाउस है, सपोर्ट का हाउस है आपकी लाइफ में। आपका पार्टनर आपकी एक सपोर्ट सिस्टम है, आपकी लाइफ को फुलफिल करता है, उसकी वजह से सब कुछ मिलता है आपको। चाहे एक लड़की लड़के को देखे या लड़का लड़की को देखे, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर इन दोनों हाथों को हटा दिया जाए तो कोई मतलब नहीं बनता, दोनों से मिलकर ही ताली बजेगी, दोनों हाथों से जोड़कर ही हम अपनी पूरी संसार चलाते हैं। तो आपके 7वें घर में अगर मेलेफिक प्लैनेट्स है तो देख सकते हैं लोग कि उसके बाद ऐसा नहीं हम कह रहे कि सेपरेशन ही हो जाता है या कुछ नहीं, मन मुटाव बढ़ने शुरू हो जाएंगे, इतना कंफर्म है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके एंड आई होप हम दोबारा मिले। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, पर्टिकुलरली हम प्लैनेट की ही बात करेंगे नेक्स्ट में, कि ऐसा क्या है जो उसके प्लैनेट के अलग अलग इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेंगे। देखिए, अगर इन जनरल बात करें, जो मिडिल क्लास हम लोग हैं, हम लोगों की लाइफ में 3-4 चीज़ें ही मैटर करती हैं मेन। वो है बच्चे, हमारी हेल्थ, करियर और रिश्ते। बिल्कुल। तो मैंने पहले भी कई बार बोला है कि रिश्ते अगर निकाल दें हम अपनी ज़िंदगी से तो हमारा जो अस्तित्व है वो ख़त्म हो जाएगा एक तरह से। तो इनका होना बड़ा ज़रूरी है, इनको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। यही 7वां घर दिखाता है, यही शुक्र दिखाता है कि अपनी लाइफ में अच्छे लोगों को फ़िल्टर करके लाइए। अगर आप नहीं ला सकते हो तो किसी की अच्छे पर्सन की एडवाइस लीजिए, अपने पेरेंट्स की, अपने लोगों की सुनिए। अगर आपको कोई आपके पार्टनर के बारे में कुछ गलत बता रहा है तो आप जांचिए, परखिए, फिर आगे बढ़िए। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच मैम, दोबारा मिलेंगे ऐसे नए पॉडकास्ट में जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम ऐसे ही और डिस्कस करते रहेंगे। अगर आप लोगों को भी पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए भी टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। साथ में कोई डाउट है, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए ताकि आगे आने वाली सीरीज़ में हम उन्हें ज़रूर कंसीडर कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। धन्यवाद।